Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the major themes of Hamlet written by William Shakespeare. So let's begin. First of all, हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं. Hamlet जो कि हमारे पास एक ट्रेजिक प्ले है और इसके लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर. ये प्ले हमारे पास डीप साइकोलॉजिकल, मोरल और फिलोसफिकल इश्यूज को डिस्कस करता है. इस वीडियो में हम जो मेजर थीम डिस्कस करेंगे उनको अंडरस्टैंड करने के बाद हम इस ओवरऑल प्ले का सेंट्रल आइडिया और इस प्ले का क्या पर्पस था उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो फर्स्ट थीम जो हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज रिवेंज. सिंपली आप कह सकते हैं रिवेंज जो है वो इस प्ले का सेंट्रल थीम है. ये ओवरऑल प्ले इसी थीम के गिर्द रोटेट करता हुआ दिखाई देता है. थीम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसको फ्लैशबैक के साथ अटैच करेंगे. किंग हैमलेट जो कि डेनमार्क के किंग थे और जब ये हमारे पास प्ले ओपन होता है तो दिखाया जाता है किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है और उसका बेटा हैमलेट स्टडी के लिए इंग्लैंड चला जाता है. जब हैमलेट इंग्लैंड होता है तो वहां पर उसको अपने फादर किंग हैमलेट का गोस्ट मिलता है. किंग हैमलेट का गोस्ट हैमलेट को बताता है कि उसकी डेथ नेचुरल डेथ नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर किया गया है और ये मर्डर भी उसके ब्रदर किंग क्लोडियस ने किया है. और किंग हैमलेट का गोस्ट ये डिमांड करता है कि उसका बेटा हैमलेट जो कि प्रिंस हैमलेट है वो इसके मर्डर का रिवेंज ले. लेकिन दूसरे टिपिकल हीरोज की तरह हैमलेट जो है वो फौरन रिएक्शन नहीं दिखाता बल्कि अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेने में थोड़ा सा डिले दिखाता है. इस डिले के पीछे जो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन रेज होते हैं उनमें एक हमारे पास है जस्टिस, मोरालिटी एंड वायलेंस. अगर थोड़ा सा हम जस्टिस को एलेबोरेट करें तो हैमलेट जस्ट गोस्ट की बात पर ट्रस्ट करके अपने अंकल किंग क्लोडियस को किल नहीं करता. वो मोरालिटी के पॉइंट को भी साथ लेकर चलता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस केस की इंक्वायरी किए बगैर कोई भी स्टेप लेगा तो वो मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिन कंसिडर होगा और एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिन कमिट होगा. दैट्स व्हाई वो जस्टिस के पॉइंट को हाईलाइट करता है. सेकंड पॉइंट है मोरालिटी. हैमलेट किसी भी तरह की करप्शन नहीं चाहता. दैट्स व्हाई वो मोरालिटी के पॉइंट को हाईलाइट करता है ताकि किंग क्लोडियस की रियल पिक्चर को वो सबके सामने लेकर आ सके और अपने फादर किंग हैमलेट के मर्डर का रिवेंज भी ले सके. थर्ड जो क्वेश्चन रेज होता है दैट इज वायलेंस. किंग क्लोडियस जो हैं वहां पर डेनमार्क में अपने लोगों के साथ या अपनी राया के साथ वायलेंस कर रहे थे. सबसे पहला जो वायलेंस उसने किया अपने ब्रदर किंग हैमलेट का मर्डर किया और उसके बाद डेनमार्क के किंग बन गए. सो ये उस सोसाइटी के लिए ये एक फॉर्म में वॉयलेंस भी शो कर रहा है. सेकंड जो हमारे पास मेजर थीम हाईलाइट होता है दैट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात क्लियर करती चलूं इस प्ले में जो चीजें नजर आ रही हैं उनकी रियलिटी कुछ और है और उनकी अपीयरेंस कुछ और दिखाई दे रही है. थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम इन द प्ले. सो सिंपली आप कह सकते हैं कि इस प्ले में चीजें जैसी नजर आ रही हैं रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है. रियलिटी उसके टोटली अगेंस्ट है. फर्स्ट थिंग जो हमारे पास अपेयर होती है क्लोडियस अपीयर्स एज अ गुड किंग. क्लोडियस जो है वो डेनमार्क का किंग होता है और खुद को एक बहुत ही नोबल और गुड किंग के तौर पर प्रेजेंट करता है बट इज एक्चुअली अ मर्डरर. लेकिन अगर उसकी दूसरी साइड पे हम उसकी पिक्चर को देखें तो उसने अपने ब्रदर किंग हैमलेट का मर्डर किया है. सेकंड पॉइंट जो हाईलाइट होता है हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मेड टू डिस्कवर द ट्रूथ. अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हाईलाइट होता है वो ये है कि हैमलेट खुद को एज अ मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड करता है लेकिन रियलिटी इसके टोटली अपोजिट होती है. उसने अपनी अपीयरेंस इसलिए ऐसे बना रखी होती है ताकि वो किंग क्लोडियस की रियल पिक्चर को सबके सामने लेकर आ. सो ये तमाम पॉइंट्स डिसेप्शन को, हाइपोक्रेसी को और हिडन इंटेंशंस को शो करते हैं. डिसेप्शन किस फॉर्म में वो एक टाइप का ये ओवरऑल कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के लिए डिसेप्शन ही शो कर रहे हैं. हाइपोक्रेसी है इनकी अपीयरेंस कुछ और है लेकिन इनकी रियलिटी कुछ
और है। हिडन इंटेंशन, हर कैरेक्टर की अपनी हिडन इंटेंशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैमलेट ने खुद को मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड किया, लेकिन उसकी हिडन इंटेंशन कुछ और थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अपने अंकल क्लोडियस की रियल पिक्चर को वो सामने लेकर आ सके। दूसरी साइड पे अगर क्लोडियस के कैरेक्टर को देखा जाए तो उसने अपने ब्रदर किंग हैमलेट का मर्डर इसलिए किया ताकि वहां का वो किंग बन सके। सो इट मीन्स दैट कि इनकी हिडन इंटेंशंस, अपने एक्शंस के बिहाइंड कुछ और थी और इनका रियल पिक्चर जो थी वो कुछ और दिखाई दे रही थी। थर्ड मेजर थीम जो हाईलाइट होता है दैट इज मैडनेस। अब मैडनेस जो है वो रियल एंड फेंड है। इसमें दो तरह की मैडनेस पाई गई है। सबसे पहले जो मैडनेस दिखाई गई है वो प्रिंस हैमलेट की है। हैमलेट जो कि इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है और उसके साथ साथ इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। ये खुद को एज अ मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड करता है, लेकिन इसकी मैडनेस को रियल मैडनेस नहीं होती। जस्ट इसने अपनी मैडनेस के बिहाइंड कुछ स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं और वो स्ट्रेटजीज इसलिए बनाता है ताकि किंग क्लोडियस की रियल पिक्चर को सबके सामने लेकर आ सके। सेकंड कैरेक्टर जो इस प्ले में दिखाया गया है जो कि एज अ मैड पर्सन के तौर पर ट्रीट करता है दैट इज ओफिलिया। ओफिलिया की मैडनेस जो है वो एक रियल मैडनेस है और उसके बिहाइंड जो रीजन थी उसमें सबसे पहला ग्रीफ एंड लॉस था। ग्रीफ इस सेंस में कि प्रिंस हैमलेट ने उसके फादर का मर्डर कर दिया था, और लॉस हम इस सेंस में ले सकते हैं कि ओफिलिया ने हैमलेट को भी खो दिया था। इस सेंस में हम इसके लॉस को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कंट्रास्ट शो कर रहे हैं कि किस तरह मैडनेस जो है वो इमोशनल मैडनेस को कंट्रोल करती है, और इनकी मैडनेस इमोशनल पेन और मेंटल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन को भी हाईलाइट करती है। फोर्थ जो मेजर थीम हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज करप्शन एंड डिके। इस प्ले में डेनमार्क जो कि एक स्टेट के तौर पर प्रेजेंट किया गया है और इस ओवरऑल प्ले की सेटिंग भी डेनमार्क में दिखाई गई है। डेनमार्क को एज अ रूटन स्टेट के तौर पर प्रेजेंट किया गया है और उस रूटन स्टेट के पीछे जो मेजर रीजन थी उनमें फर्स्ट रीजन जो हमारे पास है, क्लोडियस क्राइम करप्ट्स द होल किंगडम। क्लोडियस ने जो क्राइम किया इसने ओवरऑल किंगडम को करप्ट कर दिया। अब क्लोडियस का क्राइम क्या था? इसने अपने ब्रदर किंग हैमलेट का मर्डर किया था जिसने इस ओवरऑल किंगडम को करप्ट बना दिया। अब इसमें मोरल डिके किन पॉइंट की बिहाफ पे स्प्रेड हुआ, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज बिट्रायल, यू कैन से डिसेप्शन। सेकंड पॉइंट है लाइज और थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल स्पाइंग। इन थ्री मेजर पॉइंट के बिहाफ पे इस किंगडम में करप्शन आई। और इस प्ले में एक फेमस लाइन भी है, समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, के डेनमार्क की स्टेट में कुछ ना कुछ रूटन जरूर है। सो ये तमाम पॉइंट्स मिलकर इस ओवरऑल प्ले का एक मेजर थीम करप्शन एंड डिके को हाईलाइट करते हैं। फिफ्थ जो हमारे पास मेजर थीम हाईलाइट होता है दैट इज एक्शन वर्सेस इन एक्शन। अब इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर दिखाया गया है दैट इज हैमलेट। हैमलेट थिंक्स डीपली बिफोर एक्टिंग। हैमलेट कोई भी स्टेप लेने से पहले उसके बारे में एक डीप थिंकिंग करता है। क्योंकि ये एक रिलीजियस कैरेक्टर के तौर पर भी प्रेजेंट किया गया है और इसका व्यू ये है कि अगर इसने इस ओवरऑल केस की इंक्वायरी किए बगैर किंग क्लोडियस को किल किया तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिन कंसीडर होगा और ये एक मोरालिटी के अगेंस्ट भी एक थिंग है। दैट्स वाई वो कोई भी स्टेप लेने से पहले इसके बारे में डीप थिंकिंग करता है। जबकि इसके कंट्रास्ट में अदर कैरेक्टर जैसा कि लियर्टस का कैरेक्टर जो हमें दिखाया गया है बहुत ज्यादा क्विक एक्शन को लेने वाला और बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है। एक्शन वर्सेस इन एक्शन का थीम एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है बिटवीन थॉट एंड एक्शन। इट मीन्स दैट के हैमलेट ने बहुत ज़्यादा डिले दिखाया एक्शन को लेने में और लियर्टस ने बहुत क्विकनेस दिखाई
अपने एक्शन को परफॉर्म करने में। सो ये दोनों ही चीजें आपस में एक कंट्रास्ट शो कर रही हैं। हैमलेट का इन एक्शन और दूसरी साइड पे लिएटस का एक्शन, दोनों ही उनके करेक्टर के लिए एक फ्लो का एलिमेंट है। 6 जो हमारे पास मेजर थीम हाईलाइट होता है दैट इज मोरालिटी एंड डेथ, जो कि इस प्ले का एक मेजर थीम है। इस ओवरऑल प्ले में डेथ को एक सेंट्रल थीम के तौर पर दिखाया गया है। जब ये प्ले हमारे पास ओपन होता है तो इससे पहले किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद थ्रू आउट द प्ले डेथ होती रहती है। सेकंड डेथ जो होती है वो हैमलेट ओफिलिया के फादर को किल करते हैं। उसके बाद ओफिलिया की डेथ होती है और इस प्ले के लास्ट एक्ट में बहुत सी डेथ नजर आती हैं। सो आप कह सकते हैं कि डेथ भी इस प्ले का एक सेंट्रल थीम रहा है। इस थीम के थ्रू हैमलेट किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, द मीनिंग ऑफ लाइफ। और सेकंड थिंग जो हमारे पास हाईलाइट होती है दैट इज डेथ, जो कि एक नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट है। फिर इस थीम के थ्रू ग्रेवयार्ड का सीन भी शो किया जाता है, जो कि दिखाता है कि ऑल ह्यूमन आर इक्वल। डेथ के बाद तमाम ह्यूमन बीइंग इक्वल हो जाते हैं, चाहे कि वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्रेवयार्ड दोनों के लिए एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किंग के लिए सेपरेट ग्रेवयार्ड हो और एक कॉमन पीपल के लिए सेपरेट ग्रेवयार्ड हो। ग्रेवयार्ड सबके लिए सेम ही होता है। सो यहाँ पे हैमलेट की एक फेमस सोलोलिक्वी टू बी और नॉट टू बी भी प्रूव होती है। आप इस फेमस लाइन के थ्रू इस ओवरऑल थीम को एलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर थीम हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज लॉयल्टी एंड बीट्रायल। अब इस प्ले में कुछ कैरेक्टर के दरमियान ट्रू लॉयल्टी दिखाई गई है, जैसा कि होरेशियो और हैमलेट के दरमियान होरेशियो हैमलेट का एक क्लोज फ्रेंड दिखाया गया है। इसके बाद बीट्रायल का एलिमेंट दिखाया गया है। बीट्रायल आप कह सकते हैं एक डिसेप्शन टाइप थिंग को। क्लोडियस का बीट्रायल दिखाया गया है उसका अपने भाई किंग हैमलेट के साथ। क्लोडियस ने बीट्रायल की वजह से या डिसेप्शन की वजह से अपने ब्रदर किंग हैमलेट का मर्डर किया। सेकंड जो बीट्रायल दिखाया गया है वो रोजेनक्रंटस एंड गिल्स्टन के दरमियान में दिखाया गया है। हैमलेट का बीट्रायल दिखाया गया है रोजेनक्रंटस और गिल्स्टन के लिए। और इन तमाम कैरेक्टर के दरमियान बीट्रायल का होना ये शो करता है कि किस तरह पावर जो है वो रिलेशनशिप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसा कि सबसे जो बिग एग्जाम्पल इस प्ले से हम ले सकते हैं वो किंग हैमलेट और किंग क्लोडियस के दरमियान का रिलेशनशिप हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हैमलेट को एक कम्प्लेक्स और यूनिवर्सल थीम के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ये विलियम शेक्सपियर का एक टाइमलेस कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर अपने कुछ फ्लॉज की वजह से भी टाइमलेस एंड यूनिवर्सल माना जाता है। ये 7 थीम जो हमने डिस्कस किए ये कम्प्लीटली ह्यूमन साइकोलॉजी को, मोरल कॉन्फ्लिक्ट को और पॉलिटिकल करप्शन को हाईलाइट करते हैं। और ये तमाम थीम जो कि हमने डिस्कस किए जैसा कि ह्यूमन साइकोलॉजी, मोरल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल करप्शन, ये तमाम थीम्स हैमलेट को एक टाइमलेस मास्टरपीस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़े से एग्जाम टिप्स की बात कर लेते हैं। अपने पेपर को बेस्ट वे में वॉल्यूम देने के लिए आप हर थीम से रिलेटेड 2 to 3 लाइन्स लिखें और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए बेस्ट कोट भी ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 to 3 कोर्स मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। और थर्ड जो एडिशनल टिप आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप इन तमाम थीम्स को हैमलेट के कैरेक्टर के साथ लाजमी अटैच करें। अगर आप इन 3 मेजर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी
हेमलेट का करेक्टर एनालिसिस और इसके साथ साथ हेमलेट प्ले से रिलेटेड टॉप 50 MCQs भी मिल जाएंगे। इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more English literature content. Thank you for watching this video. See you in the next video.